नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सभी को गुड मॉर्निंग। मैं वैभव और आप देख रहे हैं श्री राधे स्टडीज़ में डेली करंट अफेयर कोर्स की सीरीज़, जिसमें हम आज कवर करेंगे 9 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आपको बताता चलूँ, इसी वीडियो लेक्चर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। जो भी मैं आपको पैनल पे पढ़ा रहा हूँ उसकी आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो थ्योरी बेस्ड मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। फिर उस थ्योरी बेस्ड को मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा, जिसे आपको अपने मन से खुद ही लगाना है, ठीक है। और साथ ही में आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू के लिए आपको क्विज भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट वीकली बेसिस में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीकली बेसिस के मतलब है कि आपको पूरे हफ्ते भर में इवेंट्स पढ़ाता हूँ, फिर संडे को एक मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसे आपको देना अनिवार्य है, जिससे आपकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक की बढ़ती है, ठीक है। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि हमारे मंथली और जो वीकली इवेंट्स होते हैं सभी को एक कलेक्शन करके वो भी प्रोवाइड किया जाए, तो उसे भी आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा अभी अपने वीडियो की तरफ में चलते हैं, इवेंट्स को आपके साथ में शेयर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और हाँ, यहाँ पे अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है श्री राधे स्टडीज़। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये स्पेलिंग रहेगी R AA के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, और बाकी सेम एज इट इज़ आप लिख दीजिएगा, आप लोगों को रिजल्ट में फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको अपने वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अभी अपने इवेंट्स की तरफ में चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इवेंट है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इवेंट है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सैन्य हथियार बनाने के मामले में भारत 11वें स्थान पे रहा। आपको बता दें, हमारे भारत में एक अभी योजना चल रही मेक इन इंडिया, जिसके तहत डीआरडीओ जैसी संस्थाएं जो भी आत्मनिर्भरता के ऊपर काम करती हैं, या फिर आप ये समझ सकते हैं जो भी भारत के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करती हैं, तो उन्हें सहयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा ही कुछ आया है केस यहाँ पे, कि शिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 2020 में सैन्य हथियार बनाने के मामले में 11वें स्थान पर पहुंच गया, जहां पे भारत, आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ आयात करता था, ठीक है, वहां पे आज आप देख सकते हैं कि वो निर्यात भी कर रहा है। आकाश मिसाइल जैसे मिसाइलों को निर्यात भी कर रहा है, और साथ ही में और हथियार खुद भी बनाने पे भी सक्षम हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट में मैंने आपको बताया हुआ है, ज़्यादा इवेंट्स को समझाने की जरूरत नहीं, भारत की बात है भाई, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत टॉप 11 आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स कंट्री में शामिल हो गया है, ठीक है। तो अभी आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत में जो हथियार बनाने का क्रम है उसमें भारत कौन से पद पे आता है, तो 11वें पद पे आता है, जल्दी टॉप 10 में भी आ जाएगा, ठीक है। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि वो हथियार खुद पर डिपेंड हो रहा है, और बाहर से दूसरों से देशों से हथियार लेने में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। अगले इवेंट के यहाँ पे तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट है नागालैंड राज्य के मोन जिले में सेना के गलत पहचान की वजह से नागरिकों पर फायरिंग कर दी, और इससे 14 की मौत हो गई। हाल ही में अभी रिपोर्ट आई है कि नागालैंड में क्या हुआ कि एक वहाँ पे जो आर्मी होती है वहाँ पे प्रशिक्षण कर रही थी, ठीक है। प्रशिक्षण का नाम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चरमपंथी प्रशिक्षण, ठीक है। तो इसका एक प्रशिक्षण कर रही थी, वहाँ पे अभ्यास कर रही थी। उसी दौरान पे क्या होता है कि कुछ परिवार वाले लोग अपने गाड़ी से वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे महोत्सव चल रहा है नागालैंड में एक, ठीक है, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक की मनाया जाता है। तो वहाँ पे महोत्सव चल रहा है, उसी महोत्सव में शामिल होने के लिए वो परिवार वाले गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी उन जो भी वहाँ पे हमारे आर्म फोर्स लगी थी उनको शक होता है कि ये कहीं चरमपंथी तो नहीं है। वहाँ के जो स्थायी वो लोग होते हैं, जो कि आप ये समझ सकते हैं कि आतंकवादी प्रवृत्ति के जो होते हैं वो तो नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनसे पूछताछ के दौरान में ही उन पर फायरिंग चालू कर दी। उनकी कुल संख्या 7 बताई जा रही है। और यहाँ पे आपको बता दें, जैसे फायरिंग हुई वहाँ पे जितने भी स्थानीय लोग थे उन्होंने उनका विरोध किया। जितने भी मतलब कि अब वो तो 7 लोग जो गाड़ी में थे उन्हें तो मार दिया गया, और वहाँ पे क्या हुआ कि जो भी स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों पर ने विरोध किया कि भाई आपने ऐसे क्यों मार दिया, ये वगैरह वगैरह। तो भीड़ काफ़ी आक्रामक हो गई। आक्रामक होने के कारण उस भीड़ को संभालने के लिए जितने भी सैनिक थे उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गोलीबारी करी, जिस कारण में फिर से पुनः 7 लोगों की मौत
का निर्माण बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आपको बताते चले कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी को देखते हुए काफ़ी दुखजनक ये घटना मानी जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सभी चीज़ों को लिखा हुआ है। मैंने आपको एक स्पीक वे में बता दी है जिससे आपको ये चीज़ें याद हो सकें और आप इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2021 को सदन में स्वीकार किया कि नागालैंड की सेना की फायरिंग एक गलती थी। ठीक है, क्या है ये घटना? यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं चीज़ों को कि क्या मैंने लिखा हुआ है। यह घटना 4 दिसंबर की है जब नागालैंड की मोन जिले में सेना चरमपंथियों के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। तभी सेना ने एक गाड़ी रोकने का इशारा किया। कमांडोज को शक था कि इसमें चरमपंथी हैं। 21 कमांडोज ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 7 लोगों की मौत हो गई। जो कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी में जो भी परिवार उपस्थित था उसमें 7 लोग थे और उन्हीं 7 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, इसके बाद घटना का विरोध करने के लिए स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ आक्रामक हो गई, जिसे संभालने के लिए हमारे सभी सैन्यों सिपाहियों ने फायरिंग करना चालू कर दिया। जिस फायरिंग के दौरान क्या हुआ कि 7 लोगों की और मौत हो गई उसी भीड़ में से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नागालैंड की सरकार ने AFSPA हटाने की मांग की है। ये AFSPA क्या है जरा ये समझिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये क्या होता है जरा इसे समझिएगा। इस एक्ट के अनुसार सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व अनुमति के या फिर बिना कोई भी आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ की विधानसभा से या फिर प्रशासन से बिना अनुमति के वो आर्म फोर्स या फिर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है या फिर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। तो इसे हटाने का मांग की गई है वहाँ के नागालैंड और मणिपुर के प्रधान वो सीएम जो हैं उन्होंने मांग की है इस विषय चीज की। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाल ही में हुए इस कांड के कारण नागालैंड सरकार ने हर्नबिल जो महोत्सव मनाया जा रहा था, मैंने आपको बताया कि एक महोत्सव मनाया जाता है 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक की, तो इस महोत्सव को अभी रद्द कर दिया गया है। वहाँ की जनजाति, विशेष जनजाति जो होती है, वहाँ की जनजाति की सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये विशेष महोत्सव मनाया जाता है, हर्नबिल महोत्सव। ठीक है, तो इसको अभी नागालैंड सरकार ने रद्द कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं हर्नबिल महोत्सव नागालैंड को 1 दिसंबर में मनाया जाता है, जो कि 1963 से मनाया जा रहा है कि उसको एक नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, 1 दिसंबर से शुरू हुआ यह महोत्सव 10 दिनों तक की चलता है, मतलब 10 दिसंबर तक की चलता है। नागालैंड के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएम कौन है, नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और भी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो मैंने बताया भी है, हालांकि लाइन में पढ़ देता हूँ जिससे आपको भी क्लियर हो सके। नागालैंड के सीएम नेफ्यू और मेघालय के सीएम कर्नोल्ड संगम ने यह सिफारिश की कि AFSPA हटा दिया जाए। ठीक है, AFSPA क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि ये एक अधिकार होता है सेना या फिर सशक्त बलों के पास में, या फिर आप ये समझ सकते हैं प्रशासन के पास में, कि वो बिना किसी वारंट के या फिर किसी बिना पूर्ण अनुमति के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है या फिर ऑपरेशन कहीं भी स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या मामला है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। और भी डीपली समझना चाहते हो तो एक बार इसे पढ़िएगा, सब कुछ ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। रूस और भारत के बीच कुल 28 सौदे हुए हैं। ठीक है, ये कौन से सौदे हैं, क्या है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। 6 दिसंबर 2021 को 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 28 समझौते किए गए हैं। अभी मैंने आपको पिछले कुछ इवेंट्स में बताया है कि भारत और रूस के बीच में कुछ मतलब कि समझौते हो रहे हैं। आपने देखा कि 5 लाख जो हैं वो राइफल्स बनाने का समझौता हुआ। ऐसे करते करते काफ़ी सारे समझौते हुए हैं अभी हाल ही में, तो उन सभी समझौतों की संख्या बताई जा रही है कि 28 ये समझौते किए गए हैं। रूस और भारत के बीच कुल कितने कौन कौन से समझौते हुए ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये समझौते इन विषयों से संबंधित हैं। समझौते में व्यापार, ऊर्जा, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग और अकाउंटेंसी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वो समझौते कौन कौन से हैं आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। 28 समझौते अगर मैं पढ़ के बताऊंगा आपको चीज़ें कर बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को बड़े आसानी भाषा में यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि 6 दिसंबर 2021 को भारत रूस के बीच हुए समझौते। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कब हुए, 6 दिसंबर को 28 समझौते हुए हैं भारत और रशिया के बीच में। ठीक है,
किन क्षेत्रों से, यहाँ पे ये क्षेत्र भी आप देख सकते हैं, इन सभी क्षेत्रों से ये समझौते रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो निश्चित तौर पे इसे कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इतना कंटेंट लाते हैं और बहुत मेहनत लग जाती है। ठीक है, तो जरूर से निश्चित तौर पे इसे शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ चीज़ें बढ़ रही हैं, और जैसा आपका इनपुट होता है वैसे हमें भी आउटपुट और अच्छा देने में मौका मिलता है। अभी तो मैं इतनी सब चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, और अगर आपका इनपुट जो होता है वो अच्छा होता है तो मेरी तरफ से भी आउटपुट आपके लिए बेहतर ही होगा, और आपको और भी अच्छी चीज़ें उससे मुकाफित करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगला इवेंट क्या है कि सिक्किम राज्य में तितली की नई प्रजाति चॉकलेट बॉर्डर एंड फिल्टर जो है यहाँ पे खोजी गई है। ठीक है, तो अभी तितली की हाल ही में नई प्रजाति खोजी गई है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हाल ही में तितली की कौन सी नई प्रजाति खोजी गई, तो कौन सी नई प्रजाति है, तो ये कौन सी चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर। ठीक है, ये एक नई प्रजाति है तितली की, कहाँ कौन से राज्य में खोजी गई, सिक्किम राज्य में खोजी गई है। ठीक है, इस तितली की खोज स्थानीय निवासी सोन वांगचुक और तेपचा ने की हुई है। ठीक है, तो ये कौन है, ये स्थानीय निवासी हैं सिक्किम के। इन्हें एक विशेष अच्छा लगता था कि फोटोग्राफी करना, तितलियों की फोटो वगैरह खींचना इन्हें अच्छा लगता था, तो ये इन्होंने फोटो वगैरह खींचते हुए एक ऐसी तितली की फोटो खींच ली जो कि विशेष प्रजाति, जिसका अभी तक की अध्ययन नहीं किया गया है जंतु जीव विज्ञान में। ठीक है, जिसे बायोलॉजी हम लोग कहते हैं, तो इसमें भी अध्ययन नहीं किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो वही चीज़ लिखी हुई है कि फोटोग्राफर हैं, और यहाँ पे आप बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ इन तस्वीरों को नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजी साइंटिस्ट NCBS और बेंगलुरु स्थित एटॉमिकलॉजी में को भेजने और उन्हें बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया वेबसाइट पर अपलोड करते थे। तो ये इनकी आदत थी कि मतलब नई नई तरीके की तितलियों की फ़ोटो खींचना और उन्हें अपलोड करना वगैरह, तो इनकी आदत थी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक इनसे समझ सकते हैं कि अपना प्रोफेशन करते करते ही इन्होंने एक ऐसी कुछ खोज कर ली है। हालांकि इनका इस पर कोई विशेष दिमाग नहीं था कि मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इवेंट हो जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि नई प्रजाति भारत में है, भारतवर्ष में नई प्रजाति खोजी गई। अब पूरे विश्व जगत में पढ़ी जाएगी कि हाँ एक नई प्रजाति है जो यहाँ पे खोजी गई है, आज तक बायोलॉजी में नहीं खोजी गई, तो इवेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अगला इवेंट क्या है कि हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस को वर्ष 2021 में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा इवेंट जो है, ऐसे जो पुलिस अवार्ड हैं, तो आज तक की कितने राज्यों को मिल चुके हैं, 7 राज्यों की को मिल चुके हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है वो 8वां राज्य, ऐसा राज्य है जिसे ये पुरस्कार मिला हुआ है। क्या है ये पुरस्कार, ये भी समझेंगे, लेकिन आपको इससे को बताने से पहले बता दूं कि जो भी ये चीज़ें इवेंट्स हैं, ठीक है, तो इनके अबाउट में मैं आपको जो समझा रहा हूँ, तो ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझते हुए चलिएगा। तो अभी यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, बाद में इसे डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार क्या होता है, जरा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यह अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस या भारतीय सेना या फिर नौसेना, वायुसेना, जितनी भी हमारे प्रशासन में आ जाती हैं, इन सभी के अलावा कोई भी व्यक्ति यदि कोई अच्छा कार्य करता है, प्रशासन के नियमित कार्य करता है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचारता से दूर कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है, या फिर उस संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह अवार्ड एक स्पेशल अचीवमेंट है जो यह दिखाता है कि राज्य की पुलिस ने लोगों की सेवा के साथ साथ विश्वसनीय और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। ठीक है, यहाँ अभी मैंने ये बता दिया कि प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार क्या होता है, ये आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आप अच्छी एक पकड़ बना सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की ओर से हिमाचल प्रदेश और राज्य विश्वनाथ, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, की तरफ से पुलिस जो वहाँ के प्रशासन है, पुलिस जो है, उसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड में हिमाचल प्रदेश के महानिदेशक संजय कंडू ने ये ग्रहण किया हुआ है। ठीक है,
तो आप इसे इम्पोर्टेंट को इवेंट को याद रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये 8वां राज्य है जिसे ये मिल चुके हैं। इससे पहले भी 7 राज्यों को यह अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। 7 राज्य कौन से थे ये आपके लिए इवेंट अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, हालाँकि जो ये बना है तो ये 8वां राज्य, इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। और किससे मिला है? हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय मूल के अनिल मेनन को नासा ने हाल ही में अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है, ठीक है। तो ये अनिल मेनन कौन है? ये एक भारतीय मूल के हैं जो कि अभी वर्तमान में अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि लेफ्टिनेंट कर्नल है ये भारतीय अमेरिकी वायुसेना में, ठीक है। और इन्हों क्या मिला है? नासा। नासा कहाँ की है? तो ये अमेरिकी एक कंपनी है, जो स्पेस कंपनी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने भविष्य में वो मिला हुआ है कि यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्या है ये मुद्दा? आज जरा इसे समझते हैं, ठीक है। नासा ने अंतरिक्ष अभियानों के लिए 10 लोगों का चयन किया हुआ है। ये अंतरिक्ष अभियान क्या है, जरा पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि अंतरिक्ष अभियान क्या है। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने अगले मून मिशन के तहत चंद्रमा पे मानव को पुनः भेजने की बात की है। और इस बार क्या किया जाएगा कि मानव को जो भेजा जा रहा है तो मानव को पहले भेजे गए मानव की तुलना में काफ़ी अधिक समय तक की वहाँ पे ठहराया जाएगा। वहाँ पे चेकिंग की जाएगी कि हाँ कैसे सर्वाइव लोग कर सकते हैं। यहाँ पे चयनित उम्मीदवारों को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा। इसके लिए 10 लोगों की घोषणा की गई है। हालांकि इन 10 लोगों का चयन करने से पहले 12,000 के लमसम जो वो होते हैं अप्लाई करने वाले फॉर्म्स वो उनके पास पहुँचे थे, ठीक है। तो हमारे देश के व्यक्ति जो हैं वो बने हैं एक अनिल मेनन, उसके ही सदस्य मतलब कि जो 10 थे तो उनमें से एक जो है व्यक्ति है वो भारतीय मूल के हैं। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नासा ने, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अनिल मेनन कौन है, अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है। नासा ने अंतरिक्ष अभियान के लिए 10 लोगों का चयन किया हुआ। इस अभियान में 12,000 लोगों से भी अधिक लोगों ने आवेदन किया हुआ था, ठीक है। और वो 10 लोग कौन से हैं यहाँ पे से आप सभी के नाम इजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट क्या है? भारत बना अरब देश का सबसे बड़ा फूड सप्लायर। आपको बताते चले कि कोविड के बाद से ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि इससे क्या होगी, हमारे भारत की जो जीडीपी है वो एक बेहतरीन स्तर पे पहुंच सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये मामला, जरा इसे समझते हैं। भारत लगभग 15 साल बाद ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए अब अरब देशों के साथ खाद्य पदार्थ निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर सामने आएगा, ठीक है। तो जो अरब देश है वो लोग अपने मतलब कि आपसे ये समझते हैं सऊदी अरब वगैरह के साइड के जितने भी देश हैं तो ये लोगों में अपना खाना नहीं उत्पाद कर पाते हैं ज़्यादा। वहाँ पे जो है सर्दी वगैरह ज़्यादा रहती है तो उस वजह से फसलें वगैरह वे नहीं हो पाती, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों से निर्यात लेते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के में साथ ही में हम लोग भारत के साथ में इन्होंने समझौता किया हुआ है कि भारत की जितनी भी फसलें होंगी, मीट होगा या तो फिर आप ये समझ सकते हैं मसाले जो होंगे वो अब सऊदी अरब भारत के साथ में करेगा। अरब देशों के साथ यह व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे पहले अरब देश जो है ब्राज़ील के साथ में करता था, परंतु ब्राज़ील जो था वो अरब देशों से काफ़ी दूरी पे था। और साथ ही में आपको बताते चलें कि जब ब्राज़ील से कोई जहाज़ जाता था समुद्री मार्ग के तहत, यदि कोई जहाज़ जाता था उसे 1 माह लग जाता था अरब देशों तक पहुंचने के लिए, परंतु भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत के केस में अगर अरब देश तक की जाते हैं तो 1 सप्ताह में पहुंच जाते हैं, क्योंकि अरब देशों से भारत की जो दूरी है वो कम है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए अरब देश ने क्या किया है कि अभी भारत के साथ में व्यापार करने के लिए मन बना रहा है, ठीक है। मन क्या बना रहा है उसने बोला भी हुआ है और भारत की तरफ से भी मंजूरी वगैरह दी जाएगी, वो आगे की बात है, ठीक है। अभी अगले इवेंट की तरफ में चल जाते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट आप देख सकते हैं, नीलमणि फूकन और दामोदर मौजो को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञान पीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च एक पुरस्कार होता है, ठीक है। तो ये 2 व्यक्ति हैं नीलमणि फूकन और दामोदर मौजो को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इसे आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पुस्तकें वगैरह लिखी हुई हैं। और एक जो व्यक्ति हैं
वो हमारे नागालैंड साइड से बिलोंग करते हैं। हालाँकि ऐसा कोई इवेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको नाम ध्यान रखना है कि हाल ही में किसे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो किसे-किसे दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीलमणि फुकन और दामोदर मौजो को दिया गया है, ठीक है। अगला इवेंट क्या है यहाँ पे, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्या इवेंट बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बता दें ये इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपडेट होते हैं तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो सेना में विपिन रावत, उनका अब निधन हो चुका है, क्योंकि वो इसी हेलीकॉप्टर में अपने परिवार के साथ, अपने साथ के उच्च अधिकारी कमांडोज के साथ में जा रहे थे, एक सभा में सभा में जा रहे थे, ठीक है। तो इसके दरमियान में क्या हुआ है कि जो नागगिरी पहाड़ियाँ हैं, उनमें उनका जो चॉपर था, हेलीकॉप्टर जिसे आप कह सकते हैं, तो वो क्रैश हो चुका है, तो उसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बड़े ही वीर व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत से काम किए हुए हैं। इन पे कभी बन सकेगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। बहुत नेक व्यक्ति थे, ठीक है। ये सभी का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें जनरल बिपिन रावत अपने स्टाफ और परिवार के सदस्यों के साथ सवार थे। अपने सेना के कुछ उच्च अधिकारियों के साथ भी ये जा रहे थे। ये सभी एक कार्यक्रम का हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। दुर्घटनाग्रस्त हुआ सेना का यह हेलीकॉप्टर MI सीरीज का था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में बिपिन रावत का जिससे हेलीकॉप्टर से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, तो वे किस सीरीज के थे, तो MI सीरीज का वो हेलीकॉप्टर था, ठीक है। यहाँ पे अगला इवेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज राइफ सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो लॉन्च की हुई है। क्या है ये मिसाइल, जरा आप यहाँ पे समझिएगा। वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। ये जो मिसाइल है, आप इसकी विशेषता से यहीं से नाम से ही समझ सकते हैं। सरफेस से मतलब कि पृथ्वी की सतह से एयर में वार करने वाली मिसाइल है। देखिए, दो तरीके की मिसाइल होती है, एयर टू एयर और अर्थ टू एयर, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक होता है कि हमारा प्लेन होता है, उसमें मिसाइल लगी होती है दोनों तरफ, काफ़ी सारी 3-4 जितनी भी, अगर प्लेन की जितनी भी क्षमता है तो उसमें मिसाइल लगी होती है फाइटर प्लेन में, और वहाँ से वो वार कर सकती हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं एयर टू एयर मिसाइल। और यदि कोई मिसाइल ऐसी है जो कि सरफेस से वार कर रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि जब हमारे 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को परेड होती है, तो जो इंडिया गेट है, वहाँ की जो सड़क है, तो वहाँ से एक ट्रक भी निकलता है जिसमें मिसाइल वगैरह भी दिखाई जाती हैं कि ये मिसाइलें भारत के पास हैं। तो ऐसी जो मिसाइलें होती हैं उन्हें कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइलें, ठीक है। तो अभी क्या किया गया है कि DRDO, जिसका फुल फॉर्म क्या है, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 7 दिसंबर को क्या किया है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जो परीक्षा है वह प्रमुख विशेषताएं क्या है उस परीक्षा की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस मिसाइल की परीक्षा ओडिशा तट के से दूर चांदीपुर उसमें किया गया है। चांदीपुर एक वो है, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि एक छोटा सा कस्बा वगैरह है, तो वहाँ पे किया गया है। इसका प्रेक्षण एक ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से बहुत कम ऊंचाई पर और एक इलेक्ट्रिक लक्ष्य को रखते हुए किया गया था, ठीक है। तो आपको विशेष तौर पे ये याद रखना है कि DRDO ने क्या किया हुआ है हाल ही में, तो आपको ये इवेंट याद रखना है। अगले इवेंट की तरफ में यहाँ पे चलते हैं, और लास्ट इवेंट है ये, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार आय वितरण के मामले में दुनिया के सबसे असमान राष्ट्रों में भारत भी शामिल है। आपको पता होगा, यदि आपने इकोनॉमी पढ़ी हुई है, तो एक होता है PCI, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो अगर भारत की पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है, ठीक है, तो ये विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो भारत की PCI निकाली गई, तो उसमें यह पता चला है कि भारत में मात्र 1% लोगों के पास ही, जो भी 1% उच्च आबादी के लोग हैं, जो भी अच्छी पकड़ हैं, जैसे बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़े बड़े आप ये समझ सकते हैं कि मीलों के जो व्यक्ति हैं, उनके पास कुल आय का, भारत की कुल आय का 22% हिस्सा है, जो कि आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा एक रखा जाता है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पैसा केवल उन लोगों के पास ही है, और आम जनता
क्या क्या हाल हो रहे हैं, ठीक है। और आम जनता क्या कहती है कि सरकार का दोष है, ये दोष है। तो आप खुद ही समझिए, डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो आम जनता कहती है कि सर पेट्रोल के दाम बढ़ गए। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि एयरटेल का रिचार्ज आप देख लीजिए जरा, 84 दिन का रिचार्ज 600 में आज पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसके लिए कोई जनता कोई नहीं कहती, कोई भी जनता का विरोध नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो प्राइवेट कंपनियां, उन्हें कुछ भी करने की छूट मिली हुई है और वो कुछ भी कर सकती हैं। वो कितना भी रेट बढ़ाएंगे, आप करवाएंगे रिचार्ज, ठीक है। तो मतलब कि पेट्रोल के दाम बढ़ा, जो कि सरकार के पास पैसा जा रहा है, उसी से पैसे से सरकार हम लोगों के लिए भी कुछ काम करती है। आप समझ सकते हैं कितनी योजनाएं चल रही हैं, आप कोई भी देख लीजिए, नमामि गंगे हो गई या फिर कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। तो वो सरकार कहाँ पैसा लगाती है? सरकार अपने पास पैसा नहीं रखेगी, सरकार पैसा हम पे ही लगाती है, हम ही से लेती है, हम पे ही लगाती है, टैक्स के रूप में हमसे लेती है और हम ही पे लगाती है। आपको पता होगा इकोनॉमी यदि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पेट्रोल के दाम बढ़ा, और भी आप समझ सकते हैं कि तेल वगैरह के दाम बढ़े। तो उनके हिसाब से देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई आ रही है। लेकिन अगर इसी जगह देखा जाए कि रिपोर्ट जो है हमारी, जो भी एयरटेल या फिर टेलीकॉम जितनी भी कंपनियां आज कितने, मतलब कि 1 महीने का अगर रिचार्ज आप करवाना चाहते हैं तो आपको 200 कुछ समथिंग में पड़ता है। हर कंपनी का अलग अलग रिचार्ज है। तो उनके खिलाफ कोई भी चीज़ें नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, स्पेशली आप समझ सकते हैं कि अपने भारत में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, तो कैसे हैं। हालांकि उनकी परिश्रम है उनके पीछे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि इस भागे दौड़ की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा पैसा हम लोग भी ऐसे व्यर्थ में ले देख रहे हैं, ठीक है। आप बाकी आप समझदार हैं। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। अगर मैंने कोई भी गलत पॉइंट इसमें बोला हो, मैं भारत का एक नागरिक हूँ, भारत के नागरिक होते हुए जो भी मुझे गलत लगा भारत में होता रहा हुआ, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ गलत लग रही है कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई, और आपने गलत बोल दिया सर, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो मुझे लगा मेरे पर्सनली एनालिसिस के अनुसार, तो मैंने वो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। ये आखिरी इवेंट था। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि अगर आप एमसीक्यू पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो ईजिली आप डाउनलोड उससे भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।